हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल हमने 4 चैप्टर का स्टडी कर लिया। अप टू एसी सर्किट हमारा स्टडी हो चुका है। अब नेक्स्ट 4 चैप्टर आज हम रिवाइज करने वाले हैं या उसके इजी इजी ट्रिक्स देखने वाले हैं। सिंपली उसे कैसे सॉल्व करना है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। कैसे सॉल्व करना है, कौन से स्टेप याद रखने हैं और किस तरह से जाएंगे, उस ये हम आज स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट 4 चैप्टर आपको पता है, तो हम 12 चैप्टर, देन 11, देन 10 एंड देन 9 चैप्टर का स्टडी करने वाले हैं। 12 चैप्टर हमारा पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन मैग्नेटिक मटेरियल। 11 चैप्टर, 10 चैप्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, एंड 9 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ईजी चैप्टर है। तो ये 4 चैप्टर आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसका हम इजीली कैसे सोल्यूशन निकालेंगे या लास्ट मोमेंट पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे या याद रखेंगे, वो हम देखने वाले हैं। तो आते हैं हम पहले चैप्टर पे हमारे चलते हैं, दैट इज 12 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो बेसिक और मेन टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं कि पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं होने वाला है। तो देखो, हर बार जो क्वेश्चन आता है, फैराडेज के 2 लॉ आपको पूछे जाएंगे। फैराडेज के 2 लॉज आपको पूछे जाएंगे। अब फैराडेज लॉ देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। Whenever there is a change in a magnetic flux in the closed circuit, an induced EMF is produced in a circuit. जैसे ही magnetic flux change होगा, EMF induce होगा, If also conductor cuts the lines of magnetic field, means अगर conductor magnetic line से पास होगा, कट करेगा उनको, फिर भी EMF induce होगा। अब ये क्या है, ये है क्वालिटेटिव लॉ। ये सिर्फ क्वालिटी बताता है, अमाउंट नहीं बताता, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ये नहीं बताता। तो ये क्वालिटेटिव लॉ है। सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, सेकेंड लॉ बताता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। तो जितना फ्लक्स चेंज होगा इतना ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, उतना ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्स के ऊपर। तो अब ये हमें फॉर्मूला दे रहा है, मींस हमें क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव लॉ। तो पहला हमारा क्वालिटेटिव लॉ है, पहला हमारा क्या है, क्वालिटेटिव है, ये हमारा क्वालिटेटिव लॉ है, और ये हमारा क्वांटिटेटिव लॉ है, मींस ये क्वांटिटी बताता है। ठीक है। अब अगर हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसको अगर लेंस लॉ भी हम लगाएंगे, लेंस लॉ लगाएंगे और कांस्टेंट का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। तो याद क्या रखना है हमें, इस चैप्टर में अगर आपको इलेक्ट्रिक ईएमएफ निकालना है, तो आपको पहले फ्लक्स निकालना होगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। ये फॉर्मूला हम हमेशा यूज करने वाले हैं। तो ये 2 लॉ को याद रख लेना है, ये 2 लॉ हमेशा पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोशन ऑफ और मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अभी हमने ईएमएफ का फॉर्मूला देख लिया है, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखो यहाँ एबीसीडी एक फ्रेम है हमारा, उस पर हमारा बीसी वायर मूव कर रहा है। बीसी वायर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे ही बीसी वायर मूव करेगा, एरिया बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल स्टेप से मैं ये सॉल्व करूंगा। थोड़ा सा आपने क्या लिख दिया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे दिया। देन हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें ईएमएफ फाइंड करना है, तो पहले फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। अब देखो वायर है, वायर का एरिया क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, सो एल इंटू एक्स। सो एरिया क्या होगा हमारा, एल इंटू एक्स, हमने यहाँ लिखा भी है, एरिया क्या रहेगा, एल इंटू एक्स। तो ये आ गया हमारा फ्लक्स। देन सिंपल, अब क्या यूज करना है हमारा, फैराडेज सेकेंड लॉ। हमें क्या यूज करना है, फैराडेज सेकेंड लॉ। सो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लेंगे अगर, सो ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई का वैल्यू पुट कर दो, क्या है, डी डी टी ऑफ बी एल एक्स। इसमें से बी एल तो कांस्टेंट है, लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है, एक्स,
x का वैल्यू बढ़ रहा है, सो ये होगा dx बाई डी टी, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट अ वेलोसिटी, तो E का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू BLV। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, BLV। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो इजी, बस इतना ही सॉल्व करना है आपको। तो BLV आपका क्वेश्चन या आंसर आ चुका है, इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। दूसरे मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वाला मेथड लेंगे कि अगर लेंथ हमारा L है, उसमें चार्ज मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। इफ चार्ज मूविंग इन अ चार्ज क्यू मूविंग इन अ वायर, इफ चार्ज क्यू मूविंग इन द वायर, चलो अब वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, और वो फोर्स हमें पता है क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू, किसको याद है, मैग्नेटिक फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, ऐसे कुछ पढ़ा था, V क्रॉस B, या फिर इसी को हम लिखते हैं QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। आप देखो एंगल बिटवीन V एंड B दोनों में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, तो साइन का वैल्यू 1 होता है, साइन का वैल्यू 1 होता है, ये याद रखना है, ये क्या करना है, याद रखना है। तो अब हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू QVB। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है EMF, तो उसके लिए हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चार्ज F और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, L इतना, F इंटू L, F का फॉर्मूला हमारे पास है QVBL, QVBL। एंड देन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से पता है EMF इज इक्वल टू, और पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ वर्क डन, पोटेंशियल की जगह हम क्या लेंगे, EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यही फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे, EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला हमारा BLV Q डिवाइडेड बाय Q, Q कैंसल, तो ये आ गया BLV, ठीक है। सो दोनों भी फॉर्मूला, दोनों भी तरीके से हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो शॉर्टकट में मैंने आपको स्टेप दिए हैं। पहले केस में फ्लक्स निकालना है और फॉर्मूला फैराडेज लॉ अप्लाई करना है। सेकेंड केस में हमें चार्ज, पहले हमें मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन वर्क डन निकालना है, वर्क डन से EMF, बस इतने स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रांसलेशनल हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब हम मोशनल EMF इन अ रोटेटिंग बार। अब बार रोटेट कर रहा है, यहाँ पाइवोट किया गया है और बार रोटेट कर रहा है, तो हम छोटा सा पोर्शन लेंगे, क्या लेंगे, बार का छोटा सा पोर्शन लेंगे, dr। अब dr ये पोर्शन लीनियर होगा, और v वेलोसिटी से, v लीनियर वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है, तो इसका तो अब इसका EMF इसमें कितना आएगा, तो अभी हमने फॉर्मूला स्टडी किया। सो EMF इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड B है, वेलोसिटी v है, और इसका लेंथ dr है। सो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, BLV। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, BLV। लेंथ की जगह क्या आया, लेंथ की जगह आया छोटा सा पोर्शन dr। सो ये आ गया हमारा। तो छोटे से पोर्शन के लिए EMF भी क्या रहेगा, छोटा सा, EMF भी क्या रहेगा, छोटा सा EMF, छोटे से पोर्शन के लिए छोटा सा EMF। अब पूरे रॉड के लिए अगर हमें EMF फाइंड करना है, तो रॉड का लेंथ कितना L है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से L तक स्टार्ट करेंगे, 0 से L तक हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां हमारा होगा EMF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L BVDR, देन E इज इक्वल टू, यहां से B कांस्टेंट हो जाएगा, B कांस्टेंट, V इज नथिंग बट R ओमेगा, B इज नथिंग बट R ओमेगा dr 0 टू L, ये हमें पता है, सिंस V इज इक्वल टू R ओमेगा। अब इसमें से ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा, सो B ओमेगा बाहर आ जाएगा, 0 टू L R dr, और R का आपको स्क्वायर पता है क्या होता है, B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2, 0 टू L। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, L स्क्वायर बाय 2। तो इसी को हम लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू हाफ
बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला, ये आ गया हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला। सिंपल स्टेप, छोटे से पोर्शन के लिए ईएमएफ निकाला, इसको इंटीग्रेट किया, फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेट किया, फॉर्मूला आ गया मोशनल ईएमएफ फॉर द रोटेटिंग बार। सिंपल है, इजी है, छोटे छोटे स्टेप बता रहा हूं कैसे याद रखें, क्योंकि हमें इजी ट्रिक से इसे सीखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो नेक्स्ट आते हैं इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, तो ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है। देखो जब हम लूप को बाहर निकालते हैं, जब हम लूप को बाहर निकालते हैं तो इसमें 4 फोर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। एक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको बाहर निकालने के लिए, 2 फोर्स, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस लेंथ पे फोर्स अप्लाई होगा, और तीसरा अब देखो F2 और F3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, F2 और F3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इसे अंदर खींचने वाला फोर्स कौन सा है, F1, और हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो दोनों जब इक्वल होंगे एक्सटर्नल फोर्स और F1, तो ये लूप बाहर आएगा, तो लूप क्या होगा, बाहर आएगा। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस केस में हमें फाइंड आउट करना है पावर। क्या फाइंड आउट करना है, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां लिखा है मैंने द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन द लूप। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस हमें पावर फाइंड आउट करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूं, क्योंकि 3 पोर्शन में क्यों डिवाइड करता हूं, क्योंकि आपको समझ में हमें क्या करना है। तो हमने P वर्क डन अपॉन टाइम स्टार्ट किया, सो पावर इज इक्वल टू पावर P इज इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। लेकिन P फोर्स तो एज इट इज रहेगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। सो अब हमें पावर अगर फाइंड आउट करना है तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना होगा और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी, इक्वेशन 1। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फोर्स फाइंड आउट करने के पीछे लग जाना है, फोर्स फाइंड आउट करने के पीछे लग जाना है। और फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फोर्स फाइंड आउट करने का इजी तरीका है, पहले हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे पहले फाइंड आउट किया था। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आते हैं हम फ्लक्स फाइंड आउट करने। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो सबको पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। अब देखो एरिया लेंथ इनटू एक्स, वंस अगेन सेम फॉर्मूला की तरफ जाएंगे हम। तो यहां क्या होगा, बी हमारा एरिया L इंटू एक्स, हमारा एरिया क्या होगा, L इंटू एक्स। तो ये आ गया फ्लक्स। फ्लक्स के बाद हम EMF फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, EMF फाइंड आउट करेंगे। तो EMF का फॉर्मूला हमें पता है, EMF इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब सो यहां हम फ्लक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, डी डी टी ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, बी एल एक्स, ये होगा माइनस, ठीक है। अब इसमें से B और L कांस्टेंट, डी एक्स बाई डी टी, माइनस साइन एज इट इज। अब देखो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये अपोज करने वाला है, हमारा अपोज कर रहा है, तो ये वेलोसिटी हमारा माइनस में आएगा। तो यहां हो जाएगा E इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव आएगा, वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा हमारा, निगेटिव आएगा, ओके। फोर्स इस तरफ खींच रहा है उसको और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है। सो ये आ गया हमारा BLV। तो अब E का वैल्यू हमारे पास आ गया, E का वैल्यू क्या आ गया, BLV, E का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ELV, ये आ गया। यहां तक क्लियर है। तो हमने E का वैल्यू निकाल दिया, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आते इस सर्किट को अब हम चेंज करते हैं, किस तरह से, कि सपोज इस सर्किट का या इस लूप का रेजिस्टेंस R है, इस लूप का रेजिस्टेंस क्या है, R है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I और EMF अप्लाई किया है E। तो अब यहां से हम करंट फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मैंने लूप यहां ड्रॉ किया है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I। तो अब हमारा देयरफॉर करंट इज इक्वल टू E बाय R। अब E का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, E का वैल्यू क्या है, BLV। तो यहां हम पुट करेंगे BLV अपॉन R। तो I का वैल्यू आ गया,
करंट का वैल्यू आ गया। इसके बाद हम फाइंड क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम फाइंड करने वाले हैं फोर्स। देयरफॉर फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स का फॉर्मूला किसी को पता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होगा आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। लेकिन हमें पता है एंगल साइन थीटा का वैल्यू, बट साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद ही रखना है। सो फोर्स क्या होगा हमारा? आई एल बी। अब करंट का वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दो। यहां से हम करंट का वैल्यू पुट कर देंगे, इसे हम कहेंगे इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 F इज इक्वल टू क्या होगा? I का वैल्यू हमारा बी एल वी आर अपॉन एल बी। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, आर आ गया, ये आ गया फोर्स का वैल्यू। और हमें तो फोर्स का वैल्यू ही फाइंड करना था सर, हमें तो फोर्स का वैल्यू चाहिए था, क्योंकि हमें फोर्स का वैल्यू कहाँ डालना है? फोर्स का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पावर P इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज फोर्स का फॉर्मूला हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर into v, and therefore power is equal to b square l square v square upon r। ठीक है, ये आ गया हमारा पावर का फॉर्मूला सिंपली। तो अब रिवर्स में इसको मैं आपको बताता हूं, हमें क्या फाइंड करना था? पावर। पावर के लिए हमें क्या चाहिए था? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हम कहां से लेके आए? आई एल बी साइन थीटा। कहां से लेके आए? आई एल बी साइन थीटा। अब आई एल बी साइन थीटा में हमें क्या फाइंड करना था? करंट। तो करंट का फॉर्मूला कहां से लेके आए? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, E इंटू आर। अब यहां हमें E का वैल्यू चाहिए, तो E का वैल्यू हम कहां से लेके आए? फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू, अब E फाइंड करने के लिए हमें फ्लक्स चाहिए, तो हमने फ्लक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया। तो पहले हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया, फ्लक्स के बाद EMF निकाला, EMF हमने ओम्स लॉ में पुट करके करंट निकाला, करंट हमने फोर्स में पुट किया, और ये फोर्स हमने पावर में पुट कर दिया। ठीक है, स्टेप समझ में आ गए? कंफ्यूज सर? पहले हमने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स से हमने EMF निकाला, फ्लक्स से हमने क्या निकाला? EMF, फ्लक्स से हमने EMF निकाला, EMF से हमने करंट निकाला, करंट से हमने फोर्स निकाला, और फोर्स हमने किस में पुट कर दिया? पावर में पुट कर दिया। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। इस तरह से हमने डेरिवेशन को फाइंड किया। ठीक है, चलो सिंपल। नेक्स्ट, ईडी करंट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। ईडी करंट क्या होता है? अगर लूप बाहर आता है, अगर लूप, वायर का लूप बाहर आता है, तो उसमें EMF प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम मेटल प्लेट को ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाले, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गोल गोल वर्ल करने लगते हैं या घूमने लगते हैं, वर्लपूल करने लगते हैं गोल गोल, उसी को कहते हैं ईडी करंट। तो आप ये नोट्स पढ़ सकते हो। तो जैसे ही ये प्लेट बाहर आएगा, ये प्लेट बाहर आएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे? गोल गोल घूमने लगेंगे, और उसकी वजह से वो गोल गोल घूमने वाला जो करंट होता है उसे कहा जाता है ईडी करंट। उसे क्या कहा जाता है? ईडी करंट। ईडी करंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से करके रखो। नेक्स्ट, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो अब मैंने इंडक्टेंस वाले टॉपिक नहीं लिए, क्योंकि इंडक्टेंस में बहुत बार डेफिनेशन ही पूछा जाता है, अगर पूछा तो, लेकिन बहुत बार इंडक्टेंस का डेफिनेशन भी नहीं पूछा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पूछा है, आप पढ़ के रख सकते हो उसे, क्योंकि 3 डेफिनेशन है उसमें। वो आपको फॉर्मूले सिर्फ याद करने होंगे, आपको क्या करने होंगे? फॉर्मूले याद करने होंगे। बाकी तो हम फाइंड आउट करने वाले हैं इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, आप सोलेनॉइड का हमें इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला है इंडक्टेंस का, वो हम यूज करेंगे। सो कंसीडर अ सोलेनॉइड, कंसीडर अ सोलेनॉइड, N is a number of turns, N number of turns in a solenoid। अब हमें क्या फाइंड करना है? इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का सिंपल फॉर्मूला हमें पता है। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंडक्टेंस इज इक्वल टू L इज इक्वल टू N पाई बाय I, N पाई बाय I। ठीक है, तो अब हमें इसमें 2 वैल्यू पुट करना है, हमें N का वैल्यू और फाई का वैल्यू। तो फॉर सोलेनॉइड, याद रखो, फॉर सोलेनॉइड, फॉर
सोलेनॉइड n is equal to small n is equal to number of turns per unit length, and therefore capital N is equal to n by L, सॉरी n into L, ये आ गया. एंड फॉर सोलेनॉइड फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू B into A, बट सोलेनॉइड के लिए B का वैल्यू क्या होता है? म्यू जीरो एन आई इंटू ए, म्यू जीरो एन आई इंटू ए. अब ये दोनों वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूला में हमें पुट करना है, दोनों वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करना है. देयरफॉर इंडक्टेंस इज इक्वल टू एन एल, फ्लक्स का वैल्यू हमारा म्यू जीरो एन आई ए अब डिवाइडेड बाय आई, ये हमने पुट कर दिया तो आई आई कैंसिल हो गया. देन बचा हुआ वैल्यू एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर एल म्यू जीरो ए. अब हम एरिया, इंडक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट, सॉरी सोलेनॉइड का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे और एरिया हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ. तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा देखो, दोनों एल में कंफ्यूजन ना हो इसलिए याद रखो ये हमारा लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है. कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये क्या है? लेंथ है, इसको याद रखो, ये लेंथ है और ये इंडक्टेंस है. ये क्या है? इंडक्टेंस है. तो अब हमारा फॉर्मूला होगा देयरफॉर एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू जीरो ए, और ये जो L था इसको मैं डिवाइड में लेके जाता हूँ. ये फॉर्मूला हमें आगे काम आने वाला है, ये फॉर्मूला हमें आगे काम आने वाला है. तो इसे हम क्या कहेंगे? इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हम लिखेंगे म्यू जीरो एन स्क्वायर ए, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. ठीक है. देन अगर हम डायरेक्टली इंडक्टेंस का फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है? एरिया तो हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी डिवाइडेड बाय हमारा वैल्यू पाई डी स्क्वायर बाय 4. ठीक है, क्योंकि एरिया का वैल्यू क्या होता है? एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, और एरिया इज इक्वल टू अगर डी के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे क्या कहेंगे? डी स्क्वायर बाय 4, डायमीटर के फॉर्म में. तो ये आ गया डायमीटर के फॉर्म में. देयरफॉर हम कहेंगे L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. कभी कभी ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है. तो सिंपल हमने सोलेनॉइड का इंडक्शन निकाला. इंडक्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया? L का फॉर्मूला निकाला, N और फ्लक्स का फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया, एंड देन इसको सॉल्व किया. इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने फाइंड किया और ये हमने एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया. तो इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर पूछा जाता है, या इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आपको पूछा जाता है. ये समझ में आ गया. देन एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो एनर्जी डेंसिटी अगर हमें निकालनी है उससे पहले हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला तो पता होगा. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला इंडक्टर के लिए होता है हाफ एल आई स्क्वायर, इंडक्टर के लिए होता है हाफ एल आई स्क्वायर. तो ये कहाँ से आया? तो ये हमने डिराइव किया है, तो इसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं पहले, इसका भी डेरिवेशन, एंड देन आते हैं डेंसिटी पे. तो यहाँ में आपको फाइंड आउट करता हूँ एनर्जी स्टोर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ये टॉपिक एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमें स्टडी करना है. तो हमारे पास इंडक्टर का दूसरा फॉर्मूला है, ईएमएफ का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. तो हम वो यूज करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. ये फॉर्मूला हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, उसमें से ये एक फॉर्मूला है. इसका यूज करके हम क्या फाइंड आउट करने वाले? एनर्जी. अब एनर्जी अगर हम फाइंड करनी है तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वर्क डन. और वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, मैंने बार बार कहा है, पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सो वर्क डन इज गिवन बाय, इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिखेंगे, dw इज इक्वल टू हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम E से लिखते हैं और चार्ज को हम लिखेंगे dq. चार्ज को क्या लिखेंगे? dq. सेम फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस किया है. इसमें क्या किया है? चेंजेस किया है. तो यही फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ. अब यहाँ हम हमारा वैल्यू पुट करते हैं. E का वैल्यू देखो क्या है हमारा,
वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी इंटू डी क्यू। अब थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एल डी क्यू बाई डी टी, ये यहाँ आ गया और डी आई यहाँ चला गया। चार्ज अपॉन टाइम इज नथिंग बट ए करंट, तो यहाँ होगा डी वर्क इज इक्वल टू एल आई डी आई। ये हो गया हमारा छोटा सा वर्क डन। अब हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे फॉर मैक्सिमम करंट। सो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू I, करंट बढ़ रहा है L I D I, L I D I, ठीक है। अब इसमें से L कांस्टेंट आ जाएगा, L बाहर आ जाएगा, L बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू I। तो अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे। सो W इज इक्वल टू माइनस एल आई स्क्वायर बाय 2, आई स्क्वायर बाय 2 0 टू I। तो अब दोनों भी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा? W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल। हम क्या लेंगे? वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे न्यूमेरिकली। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं, तो हमने सिर्फ क्या ले लिया? मैग्नीट्यूड ले लिया है। तो डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं, इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो वर्क डन इज नथिंग बट हाफ एल आई स्क्वायर एंड वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी एंड देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला को लेके हम आगे एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करने वाले। क्या फाइंड आउट करने वाले? एनर्जी डेंसिटी। तो शॉर्ट में एनर्जी डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो एनर्जी डेंसिटी कंसिडर अ लॉन्ग सोलोनाइड जिसका लेंथ L है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, A करंट थ्रू द सोलोनाइड है, देन AI हमारा वॉल्यूम है एंड UB इज द एनर्जी स्टोर इन द लेंथ L ऑफ द सोलेनॉइड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी डेंसिटी। तो सिंपली एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, हम एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं। स्मॉल UB इज इक्वल टू कैपिटल U एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने यहां लिखा है, दैट इज UB डिवाइडेड बाय A इंटू L, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। अब UB का वैल्यू तो अभी अभी सर हमने फाइंड किया, मुझे याद है सर, क्या है वो वैल्यू? अभी अभी UB का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, हाफ एल आई स्क्वायर। तो पुट कर देते हैं यहाँ हम वैल्यू। सो सर यहाँ UB इज इक्वल टू होगा हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू L। अब कुछ दिमाग में चल रहा है, सर ने कहा था ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो। कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है? ये फॉर्मूला आगे लगने वाला है। तो देखो यहाँ मैं एक टर्म ब्रैकेट में लिखता हूं, हाफ L बाय L आई स्क्वायर अपॉन A। अब L बाय L का फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि याद रखो सर, ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने फाइंड किया। कहाँ फाइंड आउट किया? देखते हैं। L बाय L का फॉर्मूला ये देखो, यहां ये कहा था मैंने, इसको याद रखो, म्यू 0 n स्क्वायर A, म्यू 0 n स्क्वायर A। तो ये हमें याद रखना है। तो यहां हम इसको पुट करेंगे, बट हमें पता है, बट L बाय L इज इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर A। अब ये फॉर्मूला हम यहां पुट कर देंगे। सो UB इज इक्वल टू हाफ म्यू 0 n स्क्वायर A आई स्क्वायर अपॉन A, आई स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, अब यहां से कैंसिल क्या होगा हमारा टर्म? ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो UB इज इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड म्यू 0 कर लेंगे। तो म्यू 0 से मल्टीप्लाई करते और म्यू 0 से डिवाइड करते। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय म्यू 0, म्यू 0 से मल्टीप्लाई करते। तो UB म्यू 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर आई स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 म्यू 0। अब हमें पता है, लेकिन सर हमने सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया है, बट सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इज इक्वल टू μ0 Ni, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड देयरफॉर UB इज इक्वल टू B 2 μ0। ये आ गया हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ हमने स्क्वायर लिया है, तो UB इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 μ0। समझ में आ गया ये फॉर्मूला। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, यहाँ ट्रांसफॉर्मर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रांसफॉर्मर बहुत बार पूछा गया है, और इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, इसको अच्छी तरीके से करके रखो कि ये बार बार पूछा जाएगा। ये क्या होगा, बार बार पूछा जाएगा। तो देखो, इसमें प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है, आयन कोर पे इसे लगाया होता है, तो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, So a transformer is a device used for changing the voltage and alternating current for low value to high value। इसका यूज क्या है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का वैल्यू लो से हाई करने के लिए इसका यूज होता है। सो इन ट्रांसफार्मर देयर आर द 2 कॉइल्स, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा, इसको आयन कोर पे लगाया होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो सिंपली अब फाइंड करते हैं, सपोज NP and NS, number of turns in primary and secondary coil, number of turns कितने, फ्लक्स phi is equal to number of turns, और फ्लक्स पर यूनिट टर्न्स क्या लिखते हैं, फ्लक्स पर यूनिट टर्न। तो एक टर्न के लिए फाई इतना फ्लक्स, देयरफॉर फाई P इज फ्लक्स फॉर प्राइमरी कॉइल एंड फाई इज फ्लक्स फॉर सेकेंडरी कॉइल। तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर फाई P इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, NP फाई एंड फाई S इज इक्वल टू NS फाई। अब हमें फाइंड करना है EMF। अब क्या होगा, जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। देयरफॉर यूजिंग फैराडेज लॉ, EMF EP इज इक्वल टू D माइनस d फाई P बाई dt एंड ES इज इक्वल टू माइनस d फाई S बाई dt। दोनों फॉर्मूले सेम, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। सो ES अपॉन EP इज इक्वल टू माइनस d फाई P डिवाइडेड बाई dt डिवाइडेड बाई माइनस d फाई S अपॉन dt। अब देखो, इसमें से d फाई का वैल्यू हमने क्या लिखा है, NP फाई, तो यहाँ से NP कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस कट, NP कॉमन आ जाएगा, और ये होगा d फाई बाई dt, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ से प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी हमने ऊपर लिया है, तो सेकेंडरी यहाँ लेना है, क्या लेना है, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी। इसको रफ ही कर देता हूँ मैं, करेक्ट कर लेंगे, यस। सेकेंडरी हमने ऊपर लिया है, तो यहाँ क्या होगा हमारा वैल्यू, माइनस d फाई S बाई dt डिवाइडेड बाय माइनस d फाई P बाई dt। अब यहाँ से माइनस माइनस कट हो गया, ये फॉर्मूला पुट करो, NP बाहर आ जाएगा, NP d फाई बाई dt डिवाइडेड बाय NS d फाई बाई dt। ये दोनों कट हो गए, बचा टर्म ES बाई EP इज इक्वल टू
एन पी बाय एन, सॉरी एन एस बाय एन पी, एस ऊपर पी नीचे है, एस ऊपर एन एस बाय एन पी। एन एस बाय एन पी। तो ऐसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी जल्दी जल्दी में कंफ्यूजन हो जाता है, पेपर में भी हो जाता है। तो याद रखना, इस तरह के कंफ्यूजन अवॉइड करना है हमें, तो मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एस लिखा है इसलिए ऊपर एस, पी लिखा है तो कभी कभी जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो ये आ गया इक्वेशन 1। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट, पावर फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर is equal to आउटपुट पावर, आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू, इनपुट पावर क्या होगा E। अब हमारा प्राइमरी कॉइल इनपुट कॉइल है तो EP इंटू पावर क्या होता है हमारा करंट IP इज इक्वल टू, यहाँ आउटपुट के लिए कॉइल कौन सा है ES इंटू IS, एंड देयर फोर ES यहाँ IP, ये EP वहाँ चला जाएगा तो EP इज इक्वल टू IP इंटू IS, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ES by EP is equal to NS by NP is equal to IP by IS। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो अब इसमें दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको याद रखना है, अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा होंगे, अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो उसे हम स्टेप अप कहेंगे, और सेकेंडरी में और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो उसे हम कहेंगे स्टेप डाउन, उसे क्या कहेंगे हम स्टेप डाउन। तो याद रखना है, तो इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी टर्न्स, इसे क्या कहेंगे, और दूसरा हम ES इज ग्रेटर देन EP, इसे हम क्या कहेंगे स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में घट गए और प्राइमरी में ज्यादा हो गए, सो ES इज लेस देन EP, इसे कहेंगे स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, ठीक है। अब करंट इसके उल्टा रहेगा, करंट इसके उल्टा रहेगा, सो यहाँ IS और IP ये कंडीशन होगा, और यहाँ हमारा कंडीशन होगा IS IP। सो स्टेप अप और स्टेप डाउन में ये आपको कंडीशन याद रखना है, स्टेप अप और स्टेप डाउन दो ट्रांसफार्मर होते हैं। और वैसे भी यहाँ एक रेशो आया है NS बाय NP, इसे कहा जाता है टर्न्स रेशो, इसे क्या कहा जाता है टर्न्स रेशो, कभी कभी MCQ में पूछते हैं इसे कहा जाता है टर्न्स रेशो। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है 12। अब आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बहुत ही इजी चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल, और इजी भी चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल, तो हम इसका स्टडी करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल का। अब मैग्नेटिक मटेरियल में पहला ही आता है हमारा टॉर्क वाला फॉर्मूला, टॉर्क वाला फॉर्मूला, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल में सो टॉर्क का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। टॉर्क क्या कहता है हमें, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टर्व इज इक्वल टू M क्रॉस B, M क्रॉस B। तो उसी फॉर्मूला से हम चलेंगे अब, चलो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहां M इज, सो M क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड फाई इज अ एंगल बिटवीन M एंड B। अब हमें क्या पूछा है, हमें यहाँ कहा है कि एनर्जी फाइंड आउट करो, क्या फाइंड करो एनर्जी। अगर हमने मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये रोटेट होगा, रोटेट होगा तो इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा। अब ये टॉर्क हमें दिया गया है MB साइन थीटा, अब इसके ऊपर कितना एनर्जी इसमें या कितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो ड्यू टू द टॉर्क बार मैग्नेट रोटेट होगा, उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी अब हम फाइंड आउट करेंगे। इजी फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी UB इज नथिंग बट अ वर्क डन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली मैं वर्क डन ही फाइंड आउट करता हूं। तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा। अब टॉर्क कहां से,
0 से हम थीटा तक रोटेट करेंगे। अब टॉर्क का वैल्यू तो आपके पास है, एम बी साइन थीटा पुट कर दो। सो यहाँ टॉर्क का वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। टॉर्क का वैल्यू क्या है, एम बी साइन थीटा, एंड देयरफॉर यू बी इज इक्वल टू एम बी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा यू बी इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ये समझ में आ गया, बस इतना ही हमें निकालना। अब इसके तीन केसेस है। पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर यू बी इज इक्वल टू माइनस एम बी। स्टेबल स्टेट, ये क्या होगा, स्टेबल स्टेट। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 कॉस 180 इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर यू बी इज इक्वल टू प्लस एम बी। अनस्टेबल स्टेट। एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू यू बी इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। समझ में आ गया, थीटा इज इक्वल टू 0, 180 और थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट हमारा क्या होगा, दोनों भी परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये हमारे तीन केसेस है, इसको पूछा जाता है, इसको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। देन उसके बाद बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट। तो अब हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इस तरह से हमने उसको रॉड से अटैच किया है बार मैग्नेट को। अब इस बार मैग्नेट के नजदीक दूसरा मैग्नेट लेके जाएंगे तो वो रोटेट होगा और ऑसिलेट होगा, तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। द बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड यूजिंग द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, द मैग्नेट रोटेट थ्रू द एंगल and become stationary, the restoring torque generated in the string is opposed to the deflecting torque। तो जैसे ही हम मैग्नेट यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा और थोड़ी देर रुक जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही छोड़ देंगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों हमें फाइंड आउट करने। तो पहले हम फाइंड करेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नाउ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा। ये आपने रोटेशनल डायनामिक्स में सीखा है, आई इंटू अल्फा। देन हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क इसके ऊपर ऐड हुआ, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो अभी हमने रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला स्टडी किया, रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। क्या होगा, एम बी साइन थीटा। लेकिन जैसे ही मैग्नेट लेके आएंगे तो ये छोटे से एंगल से घूमेगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, so therefore restoring torque tau dash is equal to mb theta। now अब हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में दोनों क्या हो जाएंगे, जैसे हम मैग्नेट नजदीक लेके आ जाएंगे ये स्टेशनरी हो जाएगा। सो ये क्या होगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन torque is equal to tau dash, deflecting torque is equal to restoring torque, that is I alpha is equal to mb theta। ओके, यहाँ हमने रिस्टोरिंग टॉर्क है तो ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो माइनस साइन आ गया। अब अल्फा का वैल्यू हमारे पास है और इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं। सो नाउ अब हमारा फॉर्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी डिवाइडेड बाय आई थीटा। बट अल्फा हमें पता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये अल्फा का वैल्यू एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर माइनस एम बी आई थीटा। सो फॉर SHM, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यही फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
तो अगर दोनों एनालॉगस है तो हम कहेंगे देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी आई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी आई। सो अब इस यहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ ओमेगा का वैल्यू क्या होगा हमारा 2, ओमेगा का स्क्वायर हम निकाल लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी आई, अंडर रूट एम बी आई। अब हमारा वैल्यू आया ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी आई एंड ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ इज इक्वल टू एम बी आई एंड देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एम बी आई। ये भी फॉर्मूला पूछा गया है। okay, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा f 1/2 पाई अंडर रूट एम बी आई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपको पूछा गया है द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ चुका है, अब फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट f इज इक्वल टू 1/t, तो इसको पुट कर दो आप, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या होगा 1/f, देयरफॉर t इज इक्वल टू 1/f और हमारा फॉर्मूला क्या होगा देयरफॉर t इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एम बी, ये आएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड की है एंड देन फ्रीक्वेंसी से हमने टाइम पीरियड, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला आ गया, टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए, इजी है। पहले हमने क्या किया, दो टॉर्क निकाले, दोनों को इक्वेट किया, उसमें से हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एसएचएन से कंपेयर किया और यहां से हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, देन ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ मटेरियल, ये भी पूछा जाता है। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो और बोर मैग्नेटोन, गायरोमैग्नेटिक रेशो एंड बोर मैग्नेटोन। अगर आप देखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ये क्वेश्चन क्या आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। अब शॉर्ट में बताता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के अराउंड घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ए चार्ज पार्टिकल, तो अगर चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज नथिंग बट अ करंट कैरिंग कॉइल, ये क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है। तो उसके पास क्या रहेगा, ऑर्बिटल मोमेंटम रहेगा, तो m इज इक्वल टू आई ए। ऑर्बिटल मोमेंटम क्या होता है, करंट इनटू एरिया, तो इसी फॉर्मूला में हमें करंट और एरिया का वैल्यू पुट करना है, तो पहले हमें करंट फाइंड आउट करना होगा, देन एरिया का वैल्यू पुट करना होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कल में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफरेंस, कितने टाइम में, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है, टाइम पीरियड, तो सरकमफरेंस अपॉन टाइम पीरियड इज नथिंग बट अ वेलोसिटी, तो ये आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहां से हम यूजिंग दिस फॉर्मूला हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालेंगे, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, 2 पाई r डिवाइडेड v। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला समझ में आ गया। यहां से हमने वेलोसिटी इज इक्वल टू सरकमफरेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। देन thus the current associate with the orbiting electron, इलेक्ट्रॉन के साथ कितना करंट फ्लो करता है, सो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला तो हमारे पास है, इसको पुट कर दो, तो E डिवाइडेड बाय 2 पाई r डिवाइडेड बाय v ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा EV डिवाइडेड बाय 2 पाई r, EV डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ये आ गया हमारा करंट का वैल्यू। अब करंट का वैल्यू आ गया, एरिया इसमें पुट करना है, देयरफॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, okay, magnetic movement, so now magnetic movement m orbital is equal to I into a, करंट का वैल्यू कितना आ गया हमारा, करंट का वैल्यू आ गया EV डिवाइडेड बाय 2 पाई r, तो यहाँ पुट कर दो EV डिवाइडेड बाय 2 पाई r, और हमारा एरिया का वैल्यू पाई r स्क्वायर, सर्कुलर लूप है, पाई पाई कैंसल, एक r कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ होगा m ऑर्बिटल इज इक्वल टू EVR डिवाइडेड बाय 2, EVR डिवाइडेड बाय 2। अब इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ME, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू
1/2 me, ये हमने डिवाइड किया, देन मल्टीप्लाई करेंगे MEVR, ओके, और यहाँ रहेगा E, यहाँ क्या रहेगा हमारा E डिवाइडेड बाई 2 me MEVR। अब हमें पता है MVR क्या होता है। MVR किसका फॉर्मूला है, पहले चैप्टर में आपने रोटेशनल डायनामिक्स में सीखा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। सो नाउ एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट, एंगुलर मोमेंटम शॉर्ट में लिखता हूं मोमेंटम, L इज इक्वल टू MEVR, MEVR। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर M ऑर्बिटल इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2me इंटू L। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंड देयरफॉर हम कहेंगे M ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू E बाई 2me। इसे कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, दिस इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, दिस इज नोन एज E बाई 2me इज नोन एज अ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और M ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय L इसे कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और उसका वैल्यू होता है E बाई 2me। ये समझ में आ गया, तो यहाँ हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। अब दूसरे टॉपिक पे बोर मैग्नेटॉन फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, बोर मैग्नेटॉन। तो इस फॉर्मूला से हम स्टार्ट करते हैं। अब तो दूसरा फॉर्मूला हमारा M ऑर्बिटल इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2me इंटू L यूजिंग बोर सेकेंड पोस्टुलेट। बोर सेकेंड पोस्टुलेट हमें क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई पुट कर दो। सो M ऑर्बिटल इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2me NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, दैट इज इक्वल टू ENH डिवाइडेड बाय 4 पाई me फॉर इफ n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू क्या है, सो M ऑर्बिटल इज इक्वल टू EH डिवाइडेड बाय 4 पाई me, और इसे कहा जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। इसे क्या कहा जाता है, बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन को भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो और बोर मैग्नेटॉन, ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से करके रहो। हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, M इज इक्वल टू IA, इसमें से करंट का वैल्यू वेलोसिटी से टाइम पीरियड निकालना है, और करंट का वैल्यू निकालना है, करंट का वैल्यू यहाँ पुट करना है, एरिया का वैल्यू पुट करना है, और सॉल्व करते जाना है, बस सॉल्व करते जाना है। उसमें एंगुलर मोमेंटम का टर्म आएगा, एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोर मैग्नेटॉन, ये याद रखना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डेफिनेशन आपको पूछा जाता है, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन एंड व्हाट इज magnetic movement. So magnetization, the ratio of magnetic movement to the volume of the material is called as a magnetization. तो हम क्या कहेंगे, magnetization is equal to magnetic movement divided by volume. So हम लिखेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई v। ये हमारा फॉर्मूला होगा मैग्नेटाइजेशन का। ये बहुत बार पूछा गया है मैग्नेटाइजेशन का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट किसी को पता है, मैग्नेटाइजेशन का SI यूनिट एम्पियर पर मीटर क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। और बहुत लोगों को डायमेंशन याद नहीं आता, तो यहाँ देखो एम्पियर मीन्स करंट, तो करंट 1, और मीटर मीन्स लेंथ, डिवाइड में तो -1 आ गया। सिंपल डायमेंशन, एम्पियर करंट का यूनिट है और m मीटर लेंथ का यूनिट है, वो डिवाइड में है, तो सिंपली यहां से हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायमेंशन समझ में आ गया इसका। देन अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला। तो अब हमारे पास
अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है, हमारे पास एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर इस टाइप का मटेरियल रखा है, मैग्नेटाइजेशन वाला मटेरियल रखा है, तो हमारे पास सोलेनॉइड है और उसके अंदर हमने मैग्नेटाइजेशन वाला मटेरियल रखा है या रॉड रखा है। तो जैसे ही सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड रॉड को भी मैग्नेटाइज कर देगा, रॉड को क्या कर देगा, मैग्नेटाइज कर देगा। तो अब इफ rod of material, such material placed in solenoid, placed in solenoid, so magnetic field of solenoid क्या होगा, magnetic field of solenoid क्या होता है, म्यू 0 ni, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल क्या होगा, bm इज इक्वल टू, जितना मैग्नेटाइज होगा उतना, जितना मैग्नेटाइज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो ये होगा म्यू 0 m, म्यू 0 m, ये दो फॉर्मूले याद रखना है। तो अब देखो रॉड और सोलोनाइड एक साथ है, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू, अब मैं न्यू पेज पे स्टार्ट करता हूं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा B इज इक्वल टू B0 प्लस BM, ओके, या फिर BM प्लस B0, BM लिखते हैं। चलो अब B का वैल्यू, B0 का वैल्यू क्या है, म्यू 0 ni प्लस म्यू 0 m, ये दोनों फॉर्मूले हमने अभी अभी देखे यहाँ, ये देखो दोनों भी वैल्यू हमने पुट कर दिए यहाँ, दोनों वैल्यू पुट कर दे, देन हियर n इंटू आई इज इक्वल टू h, इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी यहाँ आ चुकी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो हमारा फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू 0 h प्लस म्यू 0 m, यहाँ से म्यू 0 कॉमन आ जाएगा, सो B इज इक्वल टू म्यू 0 कॉमन h प्लस m, एंड h का फॉर्मूला अगर हम फाइंड करेंगे वंस अगेन, सो h इज इक्वल टू क्या होगा, B डिवाइडेड बाय म्यू 0 इज इक्वल टू h प्लस m, एंड देयरफॉर h इज इक्वल टू, ये m यहाँ आ जाएगा, B डिवाइडेड बाय म्यू 0 माइनस m, ये आ गया h का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, h का दूसरा फॉर्मूला, यहाँ इक्वेशन 1 है, यहाँ इक्वेशन हमारा 1 है, ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। अब नाउ we know that magnetization and magnetic intensity is proportional to each other, magnetization and magnetic intensity is proportional to each other, ये एक दूसरे को क्या है, proportional है। तो अब हम पुट करेंगे नाउ m is directly proportional to h and therefore m is equal to, यहाँ आएगा susceptibility, क्या आएगा, susceptibility, so from equation 1, from इक्वेशन 1, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना है सिंपली, सो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H प्लस ससेप्टिबिलिटी, म्यू 0 रह गया हमारा जल्दी जल्दी में, म्यू 0 H प्लस का H, अब इसमें से H कॉमन आ जाएगा, म्यू 0 1 प्लस का H, एंड हमें पता है यहाँ 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर, तो अब हम यहाँ पुट करेंगे यहाँ इसका वैल्यू, देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर H, एंड नेक्स्ट म्यू 0 म्यू आर इज इक्वल टू म्यू, एंड देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू एच, B इज इक्वल टू म्यू एच। सिंपली अगर हम दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला A और B, फॉर्मूला A और B, सो फ्रॉम फॉर्मूला A एंड B से एक और रिलेशन आएगा, हमें एक और रिलेशन आएगा, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, सो यहाँ आएगा म्यू इज इक्वल टू, म्यू आर का वैल्यू हमारे पास है, तो म्यू 0 1 प्लस, ये भी एक इक्वेशन आएगा। तो ये इक्वेशन याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये फॉर्मूला भी आपको पूछा जाता है, इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है, इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इजी है, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, उसे हम क्या कहते हैं,
डायमैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पॉजिटिव एंड स्मॉल. पॉजिटिव एंड स्मॉल. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज पॉजिटिव एंड लार्ज. बस. तो तीन ससेप्टिबिलिटी से हमें तीन मटेरियल पता चलते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक की निगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव होती है लेकिन स्मॉल होती है, और फेरोमैग्नेटिक की पॉजिटिव एंड लार्ज होती है. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब इन तीनों मटेरियल का पॉइंट मैंने यहाँ आपको दिया, इसके बीच में डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं. डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के मटेरियल के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा जाता है बहुत बार. तो देखो, डायमैग्नेटिक मटेरियल ये मैग्नेट रिपेल करता है. मैग्नेट क्या करता है, मैं शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट आपको बताता हूँ. मटेरियल्स, दीज मटेरियल्स आर रिपेल बाय मैग्नेट. ये क्या होते हैं, रिपेल बाय मैग्नेट. मैग्नेट इसको रिपेल करता है. एटम मॉलिक्यूल विथ कंप्लीटली फिल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट. कंप्लीटली फिल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं. ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कंप्लीटली फिल रहते हैं. When this material is placed in an external field, material placed in an external magnetic field, they move from stronger part to weaker part of magnetic field. तो ये stronger part से weaker means रिपेल किए जाते हैं. क्या किए जाते हैं, रिपेल किए जाते हैं. ये समझ में आ गया. अगर एग्जाम्पल लिखना है हमें डायमैग्नेटिक मटेरियल का, तो कॉपर, गोल्ड मेटल, बिस्मथ, ये बहुत सारे मेटल है, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, इसमें से कोई भी आप दो तीन उठा सकते हो जो इजी है. देन अगर मटेरियल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल जाएगी, इससे बाहर निकल जाती है. सो व्हेन डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड मटेरियल रिपेल बाय द मैग्नेटिक लाइंस. तो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से बाहर निकल जाती है, मटेरियल से बाहर निकल जाती है, याद रखना है. When diamagnetic material is placed in the non-uniform magnetic field, move from stronger to weaker part of field. ये तो हमने लिखा है. डायमैग्नेटिक लिक्विड अगर यू शेप में हम फिल करेंगे, यू शेप में, तो जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया है वहां से लिक्विड नीचे जाएगा, और जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां लिक्विड ऊपर जाएगा. अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर अलाइन. परपेंडिकुलर डायमैग्नेटिक का रॉड क्या होता है, परपेंडिकुलर अलाइन हो जाता है. अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर. द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको तो लिखना ही है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, निगेटिव होती है, तो इसको याद रखना है. नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल. पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स. जिनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जनरली अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं. When हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, मूव फ्रॉम वीकर टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट. मीन्स ये अट्रैक्ट होते हैं. ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इसके अपोजिट पॉइंट याद रखने हैं. देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होती है. अगर लिक्विड हम यू शेप में प्लेस करेंगे तो जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां वो लिक्विड ऊपर जाएगा, और जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां लिक्विड नीचे जाएगा. देन मैग्नीशियम, लिथियम, ये बहुत सारे यहाँ मटेरियल्स, MnSO4, H2O, ऑक्सीजन गैस, ये सारे एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के. अगर रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है, ये अलाइन होता है, अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है एंड स्मॉल होता है. फेरोमैग्नेटिक के लिए भी सेम कंसेप्ट यूज होते हैं, फेरोमैग्नेटिक के लिए भी सेम पॉइंट यूज होते हैं, सिर्फ ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, लार्ज होता है, ससेप्टिबिलिटी लार्ज होता है. देन क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ का हमें स्टेटमेंट याद रखना है. क्यूरी लॉ हमें क्या कहता है, पेरी क्यूरी ने ये बनाया है. सो मैग्नेटाइजेशन एम इन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बस ये लॉ आपको याद रखना है. तो लॉ क्या कहता है, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. सो इट इज इक्वल टू सी बी बाई टी, वेयर सी इज अ क्यूरी कॉन्स्टेंट, वेयर सी इज अ क्यूरी कॉन्स्टेंट. और भी आप फॉर्मूला इसमें पुट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए. तो यहाँ देखो हमने इसको B का फॉर्मूला अभी अभी हमने प्रूव क्या किया, B इज इक्वल टू म्यू एच, B इज इक्वल टू म्यू एच. तो यहाँ हम वो भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं. सो यहाँ M इज इक्वल टू सी म्यू एच बाई टी, ये भी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, तो सिर्फ आपको लॉ करके रखना है, क्यूरी लॉ याद रखना है. ठीक है, क्यूरी लॉ अलग है और क्यूरी टेम्परेचर अलग है.
क्यूरी लॉ और क्यूरी टेम्परेचर यह भी बता देता हूँ। क्यूरी लॉ क्या कहता है, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या है, क्यूरी लॉ। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर जहां फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। तो दोनों अलग अलग है, याद रखो। क्यूरी लॉ अलग है, क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, ये याद रखना है। देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सेम कंसेप्ट है, सिर्फ इसके एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड सम ट्रांजिशन मेटल, इसको याद रखना है बस। बाकी हिस्टेरेसिस बहुत बार पूछा, मीन्स कभी कभी पूछा गया है, बहुत ही रेयरली पूछा गया है। हिस्टेरेसिस नहीं करोगे तो ही बेटर है। डोमेन थ्योरी आप पढ़ सकते हो, डोमेन थ्योरी आप पढ़ सकते हो, लेकिन हिस्टेरेसिस वाला पार्ट आप छोड़ दो, जिनको अभी एंड मोमेंट में पढ़ना है, हिस्टेरेसिस ना करोगे तो ही बेटर है। देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो आते हैं इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी हमने अप्लाई किया है। तो सिंपली मैग्नेटिक फोर्स, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द वायर 1 ड्यू टू, अगर दो वायर है हमारे पास दो वायर है, एक वायर से करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दूसरे वायर में अगर हम प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स कितना होता है, दैट फोर्स इज डिपेंड ऑन, डायरेक्टली मैं लिखता हूं F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। अब आपको पूछा जाता है लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स क्या होता है, तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अप्लाइड, तो दोनों भी फील्ड अगर हम अप्लाइड करते हैं, दोनों भी फील्ड, तो क्या होगा, दोनों भी फील्ड अगर हम अप्लाइड करते हैं तो टोटल फोर्स होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसे कहा जाता है लॉरेंस फोर्स, इसे क्या कहा जाता है, लॉरेंस फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना होता है, QE, और ये फोर्स तो हमने स्टडी किया है, QV क्रॉस B। सो यहां से Q कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा E प्लस V क्रॉस B, ठीक है, ये होता है लॉरेंस फोर्स। ये क्या होता है, लॉरेंस फोर्स, ठीक है। लॉरेंस फोर्स समझ में आया, शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट, यहां भी आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट QV क्रॉस B, अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना होगा तो लॉरेंस फोर्स तक हम आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर आर इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस फोर्स। सो लॉरेंस फोर्स, इफ द वेलोसिटी V इज पार्टिकल, वेलोसिटी और B का डायरेक्शन सेम है तो दोनों में एंगल 0, साइन 0 0, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और अगर चार्ज रुका हुआ है तो वेलोसिटी का वैल्यू 0, तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स 2 टाइम 0 होता है, जब वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी V पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स 0। इफ चार्ज इज स्टेशनरी, velocity is equal to 0, then force is equal to 0. Then the magnetic force never does any work on a moving charge. Magnetic force कोई भी वर्क नहीं करता, इसको भी याद रखना है। Magnetic force never does any work, ये याद रखना है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। क्या परपेंडिकुलर होता है, V डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता चार्ज के ऊपर। ये MCQ में या फिर 1 मार्क्स में पूछा जाता है। देन साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला इजी है। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला स्टडी करने के लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, बुक में डायग्राम है इस तरह से कि अगर चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके पास वेलोसिटी V है। अगर चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इन फिगर शोज चार्ज पार्टिकल रोटेट, तो यहाँ एक फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। इट इज एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QVB इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो यहाँ हमारा वेलोसिटी वाला टर्म कट हो जाएगा, r यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हम रेडियस को कैपिटल R लेते हैं, तो यहाँ हम कैपिटल R लिखते हैं क्योंकि हमने कैपिटल R कंसिडर किया है।
तो ये होगा हमारा वी वी कैंसिल हो जाएगा, सो क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी, एंड देयरफॉर हम इसे क्या कहेंगे, एंड देयरफॉर पी इज इक्वल टू क्यू बी आर, इसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। दिस इक्वेशन इज नोन एज मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बी आर। तो जैसे ही रेडियस बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, या वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। जनरली साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं आता हूं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर आप बुक में रीड कर सकते हो, एज इट इज लिखना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। देन मैग्नेटिक फोर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसमें रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। स्ट्रेट वायर में अगर करंट पास कर रहा है तो फोर्स कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कहते हैं कि कंसिडर अ चार्ज। मैं डायरेक्टली इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखने वाला हूं, डायरेक्टली आपको स्टेप बताने वाला हूं। तो पहले आपको चार्ज का फॉर्मूला यूज करना होगा या करंट का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है फॉर्मूला। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देयरफॉर नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, एल, लेंथ कितना है वायर का, एल, और टाइम कितना है, टी। सो वायर का लेंथ एल, कितने लेंथ टाइम टी में वो कवर कर रहा है, एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय वी डी। अब ये इसमें पुट कर दो, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू क्यू एल डिवाइडेड बाय वी डी, एंड देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज इस तरफ चला जाएगा, आई वी डी अपॉन एल, ये आ गया हमारा चार्ज का फॉर्मूला। एक मिनट, ये वी डी ऊपर चला जाएगा, इसको इजीली कर लेते हैं। तो क्या होगा, क्यू वी डी अपॉन एल, एंड देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू, एल ऊपर आ जाएगा, आई एल अपॉन वी डी। ये आया चार्ज का फॉर्मूला, समझ में आया। ठीक है, वापस थोड़ा सा इसको इजी लिख देता हूं मैं। पहले हम वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हम टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वी डी। देन करंट इज गिवन बाय I is equal to Q by T, and therefore Q is equal to I into T। अब T का फॉर्मूला इसमें पुट कर दो, and therefore Q is equal to IL by VD। ये इजी लग रहा होगा, ठीक है। तो इजी वे से हमने किया, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड की, देन हमने चार्ज का फॉर्मूला स्टडी किया। अब चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो हमने सीखा है, मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो, क्यू वी बी साइन थीटा। आप क्यू का वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर Fm इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू IL डिवाइडेड बाय VD। यहाँ भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कौन सी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी b साइन थीटा। अब यहां से VD कैंसिल, एंड Fm इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना है, सो Fm इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर साइन 90 इज इक्वल टू 1, एंड Fm इज इक्वल टू क्या होगा, ILB। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेट वायर पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, ILB इतना फोर्स अप्लाई होता है। उसी तरह से
उसके बाद देन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो-सैवर्ट्स लॉ। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है? मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट। सपोज एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है, उसमें से हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से सर्टन पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, डीबी कितना होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज directly proportional to current, it is directly proportional to length element, it is directly proportional to sine of angle between length element and the line, length element and line के बीच का angle, and it is inversely proportional to distance, तो बायो-सैवर्ट्स लॉ इजी है। अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है I और यहाँ हमने dl स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है, अब P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? दैट इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस r, एंगल थीटा, लेंथ एलिमेंट dl एंड करंट I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ये समझ में आ गया? देन इसी फॉर्मूला का यूज करके हमारे पास एप्लीकेशन है, ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज म्यू 0/4π। इतना ही आपको फॉर्मूला याद रखना है, dB इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4π I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r²। तो शॉर्ट में इतना ही फॉर्मूला आएगा। देन ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है कि अगर करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे बनाएगा, P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो सीधा सीधा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देना है। देन मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा? dB, कितना बनाएगा? dB। और dB कितना होता है सर? अभी बायो-सैवर्ट्स ने हमें बताया है कि ये होता है म्यू 0/4π I, कितना है? I dl से देखो साइन थीटा, I dl sin थीटा अपॉन r²। तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है, याद रखो। यहाँ भी I dl साइन थीटा अपॉन r²। तो वही फॉर्मूला हमें यूज करना है, क्योंकि ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। अब देखो एंगल बिटवीन I एंड dl, तो यहाँ आ गया हमारा साइन थीटा, ये आ गया हमारा साइन थीटा, ठीक है। देन नाउ वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P। अब देखो हमारा इनफाइनाइट वायर है, हमारा क्या है? इनफाइनाइट वायर। तो हम वायर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वायर को दो पार्ट में, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? अपर पार्ट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो अपर पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। और लोअर पार्ट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? दैट इज B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dB, और यहाँ भी सेम होगा इंटीग्रेशन ऑफ dB। ये याद रखना है आपको, दोनों जगह सेम होगा। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ dB। अब dB का फॉर्मूला तो हमारे पास है म्यू 0/4π, तो पुट कर दो यहाँ dB का फॉर्मूला। सो dB का फॉर्मूला हमारा क्या है? देयरफॉर B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dB का फॉर्मूला हम पुट करते हैं, B इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0/4π I dl sin थीटा अपॉन r²। तो इसमें से कांस्टेंट हम बाहर निकाल लो, B इज इक्वल टू क्या होगा? 2 म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4π, बाहर आ जाएगा, 4π बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ dl sin थीटा अपॉन r²। अब अगर हम डायग्राम को देखते तो डायग्राम हमारा इस तरह से है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है हमारा, यहाँ एंगल थीटा है, यहाँ हमारा एंगल थीटा है, और ये होगा हमारा पाई माइनस थीटा डिग्री, पाई माइनस थीटा। तो पहले हम लिखते हैं, सो नाउ फ्रॉम फिगर हमें क्या पुट करना है? हमें पता है कि साइन थीटा का वैल्यू और साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू सेम होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, एंड देयरफॉर ये वैल्यू हमारा कितना है? देखो डायग्राम में ये वैल्यू हमारा कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, और लेंथ एल है, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल आर है, ये हमारा कैपिटल आर है, और ये लेंथ एल है। तो अब साइन का वैल्यू क्या होगा? अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अब हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज आर।
अब आर का वैल्यू हम पाइथागोरस से फाइंड करेंगे, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सारे वैल्यू पुट कर दो, सारे वैल्यू यहाँ पुट कर दो हमारे, तो साइन थीटा का वैल्यू और आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो। सो बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इज इक्वल टू 2 म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रेशन, साइन का वैल्यू क्या है हमारा, साइन का वैल्यू आर अपॉन स्मॉल आर, और ये आर स्क्वायर मीन्स आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से वैल्यू को बाहर निकाल लो, सो बी इज इक्वल टू 2, ये 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ से इंटीग्रेशन, ये आर भी बाहर आ जाएगा, dl क्या बचेगा, dl और आर क्यूब का वैल्यू हमारा क्या है, आर का वैल्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट है और उसका क्यूब लेना है, तो इसका अगर हम क्यूब लेंगे तो क्या होगा 3/2, क्या होगा 3/2, तो यहां हम लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब देखो यहाँ हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू हमें याद रखना है, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू सिर्फ याद रखना है, इसका इंटीग्रेशन होता है आर 1/r स्क्वायर, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे म्यू 0 आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर कैंसल, देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ओके ये आ गया हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट आर्क के लिए भी बायो-सैवर्ट्स लॉ ही यूज करना है। वंस अगेन हम बायो-सैवर्ट्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो एंगल यहाँ हमें थीटा दिया गया है एंगल, तो यहाँ हमें जनरली एंगल नहीं लेना है, डायरेक्टली डीबी का फॉर्मूला यूज करना है। डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन का वैल्यू 1 आ जाएगा, आई डी एल आर स्क्वायर, आई डी एल आर स्क्वायर। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपली इंटीग्रेट कर दो। B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा हमारा वैल्यू म्यू 0 4 पाई बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, बचा क्या डी एल अपॉन आर स्क्वायर, डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो अब डी एल का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ। डी एल देखो छोटा सा आर्क है, तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डी एल इज नथिंग बट आर थीटा, आर डी थीटा आएगा, क्या आएगा आर डी थीटा। सो डी एल की जगह हम पुट क्या करेंगे आर डी थीटा। सो बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो थीटा का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा अप टू थीटा तक, सो 0 से थीटा। अब यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर भी बाहर आ जाएगा, सो क्या होगा बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 टू थीटा। अब इंटीग्रेशन तो आपको पता है, सो बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू थीटा। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है इजी है। अब थीटा का वैल्यू अगर आर्क के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आर्क हमारा 180 डिग्री वाला आर्क है, आर्क हमारा 180 डिग्री वाला है, तो इसका वैल्यू 2 पाई आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 2 पाई। तो थीटा के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 180, तो यहाँ 2 पाई पुट करोगे। इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, देन बी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू 0 आई 4 पाई इंटू 2 पाई, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ आएगा 2, दैट इज म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2, ओके। और ये हमारा आर, एक आर बचा हुआ है, आर हमने बाहर ले लिया, सॉरी ये आर हमारा रह गया था, आर हमारा रह गया था, तो ये आ गया हमारा 2r, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2r। आर को याद रखो, थोड़ा जल्दी में हमारा आर छूट गया था, क्योंकि आर को हमने आर स्क्वायर से कट किया था, तो यहाँ भी आर आएगा, यहाँ भी आर आएगा और यहाँ भी। तो सिंपली याद रखना है बायो-सैवर्ट्स लॉ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस इस तरह से स्टेप को याद रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। देन एम्पियर लॉ क्या कहता है,
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। एम्पियर लॉ के ऊपर डेरिवेशन आता है, एम्पियर लॉ के ऊपर डेरिवेशन पूछा जाता है। मीन्स एम्पियर लॉ के ऊपर दो, एक आता है सोलेनॉइड आता है, एक आता है सोलेनॉइड और दूसरा आता है टोरॉइड। पर सोलेनॉइड और टोरॉइड के डेरिवेशन नहीं पूछे गए। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड के आपको जनरली क्या पूछे गए हैं, सोलेनॉइड और टोरॉइड को जनरली आपको फॉर्मूला से न्यूमेरिकल पूछे गए। क्या पूछे गए? न्यूमेरिकल पूछे गए। आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो जनरली सोलेनॉइड का फॉर्मूला तो हमें पता है, B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, इसको याद रखना है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हियर स्मॉल n इज इक्वल टू n बाय l, इसे याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला सोलेनॉइड का याद रखना है, ये फॉर्मूला सोलेनॉइड, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जनरली आते हैं। देन दूसरा फॉर्मूला हमारा किसके है? टोरॉइड के ऊपर। अगर सोलेनॉइड को हम बेंड करते हैं सर्कल में तो टोरॉइड बनता है। तो टोरॉइड के लिए भी सेम फॉर्मूला है हमारा, म्यू जीरो इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, टोरॉइड के लिए और सोलेनॉइड के लिए। इजी इसका सॉल्यूशन है, आप भी देख सकते हो। तो ये दो फॉर्मूले याद रखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टडी करने वाले हैं अभी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजी है। देखो इसमें आपको किरचॉफ लॉ पूछे जाते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0, ये पूछा जाता है, ये तो आपको याद होगा। देन किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर एंड EMF इज इक्वल टू 0। तो दो लॉ को करके रखो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको KCL और KVL भी बोलते हैं, KCL एंड KVL भी बोलते हैं, तो इसको याद रखो। देन विस्टोन ब्रिज को याद रखो। विस्टोन ब्रिज क्या होता है? इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, PQRS क्वाड्रिलेटरल में लगे होते हैं। A और C पॉइंट को हमने क्या लगाया है? सोर्स लगाया है थ्रू की, एंड B और D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। ठीक है, अब स्पेसिफिक कंडीशन पे क्या होगा? स्पेसिफिक कंडीशन पे ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इसमें हमें लूप का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, दो लूप को सॉल्व करना है। अगर आप दो लूप को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? दो इक्वेशन मिलेंगे। एंड अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो वहां से हमें इसका P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस फॉर्मूला मिलता है। तो अगर हम लूप लेते हैं, सपोज हमने पहला लूप ले लिया, लूप ABDA, ये लूप ले लिया, तो इसमें अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा फॉर्मूला होगा किरचॉफ सेकेंड लॉ। अगर हम अप्लाई करेंगे I1P, देखो करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम, तो माइनस, देन यहाँ से आएंगे माइनस IG इंटू जी, देन यहां से उल्टा जा रहे हैं प्लस I2S इज इक्वल टू 0, I2S इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन, ये सेकेंड वाला लूप लेते हैं हम। सेकेंड वाला लूप, इन लूप BCDB आते हैं, इस तरह से जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो यहाँ होगा माइनस I1 माइनस IG Q, देन C टू D जा रहे हैं तो प्लस होगा, करंट का डायरेक्शन उल्टा है, I2 प्लस G R इज माइनस, यहाँ जा रहे हैं हम, सॉरी D2B जा रहे हैं, D2B जा रहे हैं तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस होगा IG G इज इक्वल टू 0। स्पेशल केस में हम क्या करेंगे? IG इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, IG इज इक्वल टू 0 पुट कर दे, तो यहाँ IG का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन I1P प्लस I2S इज इक्वल टू 0 यहाँ हो जाएगा, एंड देयरफॉर I1P इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन 1। देन सेकेंड यहाँ हम पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस I1Q प्लस I2R is equal to 0 and therefore I1Q is equal to I2R। अब दोनों को डिवाइड कर दो,
इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। बस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फॉर्मूला याद रखना है। दो लूप को सॉल्व करने हैं, दोनों से इक्वेशन IG का वैल्यू 0 लेना है, पुट करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, बस इतना। देन मीटर ब्रिज पूछा जाता है। मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन याद रखना है। दो एल शेप स्ट्रिप, इसके बीच में एक स्ट्रिप, दो गैप बनते हैं, लेफ्ट गैप राइट गैप, लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस, राइट गैप में एक रेजिस्टेंस। देन ए बी वायर इसके ऊपर लगा होता है। ए बी वायर को हमने सोर्स लगाया है, की लगाया है, रेहोस्टेट लगाया है, और लेंथ मेजर करने के लिए हमने मीटर, यहाँ मीटर स्केल लगाया है। देन सेंटर पॉइंट में हमने गैल्वानोमीटर और जॉकी लगाया है, गैल्वानोमीटर एंड जॉकी लगाया है। तो जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं, हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, या हम यहाँ टैपिंग करेंगे तो एक सर्टन पॉइंट पे, डी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा। गैल्वानोमीटर क्या निकलेगा, नल डिफ्लेक्शन। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम कहेंगे हम यहाँ का लेंथ मेजर कर लेंगे, ये वायर AD एंड BD। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, X अपॉन R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर BD, रेजिस्टेंस ऑफ वायर BD। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। सो इट इज RA बाय L। तो लेंथ हमारा क्या होगा, यहाँ लेंथ होगा हमारा LX, और यहाँ रो A बाय, ओके, फॉर्मूला इट इज रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें यूज करना है, रेजिस्टिविटी LX बाय A एंड यहाँ रेजिस्टिविटी LR बाय A। ये दो फॉर्मूले यूज करना है, रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले। सो रेजिस्टिविटी कट हो जाएगा, एरिया कट हो जाएगा, X अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR। ये आ गया फॉर्मूला सिंपली। देन सिमिलरली यहाँ आता है हमारा सोर्स ऑफ एरर। दो एरर आप पढ़ लो। एरर को मिनिमाइज कैसे करते हो, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है, आपको पता है X और R को इंटरचेंज करना है, रीडिंग 34 टू 66 के बीच में आना चाहिए। देन जॉकी को टैप करना है, ये हमें पता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, लो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, इंपेडेंस फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। देन केल्विन्स मेथड में भी सेम कंडीशन यूज होगा, सिर्फ यहाँ डिफ्लेक्शन क्या होगा, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड होगा। मीन्स अगर यहाँ गैल्वानोमीटर में जो इनिशियल डिफ्लेक्शन है, अगर हमने 20 सेट किया है, टैपिंग करने के बाद भी 20 ही आना चाहिए। बाकी कंडीशन सेम, वंस अगेन सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज G अपॉन R आएगा। क्या होगा, G अपॉन R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर BD। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैसे, LG बाय A एंड रो LR बाय A। तो यहाँ कट हो जाएगा, एंड G बाय R इज इक्वल टू LG बाय LR। बस इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, एक्सप्लेन करना है और इतने दो स्टेप लिख देना है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देन पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का आपको अगर इक्वेशन आया तो आपको ये पोटेंशियोमीटर वायर सॉल्व करना है। और यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पूछा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन आता है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V बाय L, V बाय L, ये आपको याद रखना है, K इज इक्वल टू V बाय L। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये डेफिनेशन पूछा जाता है, ये डेफिनेशन पूछा जाता है। एंड देन आपको पूछा जाता है कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ टू सेल। दो मेथड है। पहला मेथड देखो, इसमें हमने पोटेंशियोमीटर वायर लिया है, ए बी, उसको सोर्स लगाया है, की लगाया और रेहोस्टेट लगाया है, सोर्स की एंड रेहोस्टेट लगाया है। ए पॉइंट जो हायर पोटेंशियल पे, उसको हमने दो बैटरीज लगाए जिसका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है। देन यहाँ हमने टू वे की लगाए, K1 और K2, और उसके मिडल पॉइंट में गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर थ्रू जॉकी, इतना आपको लिखना है। देन हम क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे, K1 को क्लोज करेंगे एंड टैपिंग करेंगे, एक पॉइंट पे हमें नल पॉइंट आएगा। देखो मैंने यहाँ लिखा है K1 क्लोज करेंगे तो E1 सर्किट में आ जाएगा, जॉकी से टैप करेंगे हमें नल पॉइंट मिलेगा, वहां E1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, KL1। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, K और K2 को क्लोज करेंगे तो E2 हमारा सर्किट में आ जाएगा, E2 सर्किट में आ गया। देन नल पॉइंट फाइंड करेंगे, E2 इज इक्वल टू KL2। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे
E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ये हमारा फॉर्मूला आएगा क्योंकि के कैंसिल हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट टू सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड, अगर दो सेल इस तरह से कनेक्ट होते, एक का पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव कनेक्ट होता है, तो इसे कहते हैं सम मेथड। इसे क्या कहते हैं, सम मेथड। और दोनों के पॉजिटिव या फिर दोनों के निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होते हैं तो उसे कहते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड सम मेथड में क्या होता है, E1 प्लस E2, और डिफरेंस मेथड के में क्या होता है, E1 माइनस E2। ये याद रखना है, सम एंड डिफरेंस मेथड। तो ये मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं। सो वंस अगेन ए भी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, देन पोटेंशियोमीटर वायर को हमने सोर्स लगाया है, ईएमएफ सोर्स की एंड रेओस्टेट लगाया है, ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। तो यहाँ हमने दो सेल लगाए हैं, E1 एंड E2, दो सेल लगाए हमने E1 एंड E2, और 4 वे की से हमें इसको कनेक्ट किया है, 4 वे की से इसे कनेक्ट किया है। तो पहले हम K1 K3 को कनेक्ट करते हैं तो ये सम मेथड में आ जाता है, एंड K2 K4 को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये डिफरेंस मेथड में आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम K1 K3 को क्लोज करेंगे तो सम मेथड E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1, एंड K2 K4 को क्लोज करेंगे तो E1 माइनस E2। वंस अगेन सेम, तो दोनों को डिवाइड करना है, E1 माइनस E2, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। देन कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये मेथड यूज करेंगे। तो क्या होगा, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 माइनस L1 प्लस L2, L1 माइनस L2। ये आपका कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पहला इक्वेशन क्या है, E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ये हमारा फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड किया। सो कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड करने के बाद वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। देन लास्ट वाला हमारा, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वंस अगेन पोटेंशियोमीटर वायर, उसको सोर्स की एंड रेओस्टेट लगा हुआ है, ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ए पॉइंट पे हमने सेल E1 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है उसको कनेक्ट किया है, उसको पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस R लगाया थ्रू की के, और ये सर्किट हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी। तो पहले हम की2 को ओपन रखेंगे तो सेल E1 कनेक्ट हो जाएगा, E1 कनेक्ट हो जाएगा। देन हम टैपिंग करेंगे, लेंथ आएगा L1, सो E1 इज इक्वल टू KL1। देन नेक्स्ट हम K2 को क्लोज करेंगे, K2 को क्लोज करेंगे तो पूरा सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ आएगा वोल्टेज V, यहाँ आएगा वोल्टेज V। अब इस V के लिए हम टैपिंग करेंगे तो सर्किट का वोल्टेज V आ गया, तो K हमारा L2 आ जाएगा, लेंथ L2। अब दोनों को डिवाइड करना है, सो E डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू L1 बाय L2। अब E का फॉर्मूला तो हमें पता है, बट E इज इक्वल टू I R प्लस R, एंड ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। दोनों फॉर्मूले पुट कर दो, तो अब क्या होगा, I R प्लस R डिवाइडेड बाय IR इज इक्वल टू L1 बाय L2। I कैंसिल हुआ, R से डिवाइड करो, R प्लस R डिवाइड बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2, 1 प्लस R बाय R, L1 बाय L2। देन अब 1 उस तरफ चला गया, R बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1, एंड R इज इक्वल टू R, L1 बाय L2 माइनस 1। ये आ गया फॉर्मूला। बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इस तरह से फॉर्मूले आपको लिखने हैं, स्टेप्स याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये आपको पूछा जाता है। देन फाइनली आपको गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पूछा जाता है जनरली। इसके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर में, इसके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन आए। तो एमीटर, गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एमीटर हमें पता होना चाहिए। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। वो सीरीज में कनेक्ट होता है और उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। तो देखो, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर,
करंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होगा। रेजिस्टेंस क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा। और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हाई करंट से हमें उसको बचाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? द प्रैक्टिकली इट इज अचीव बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? शंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए, व्हाट इज शंट। सो अब शंट क्या काम करता है, ये भी पूछा जाता है। शंट क्या करता है? ये हायर करंट को पास करवाता है। ज्यादा से ज्यादा करंट शंट में से पास होगा तो गैल्वानोमीटर प्रोटेक्ट हो जाता है और इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन इस तरह से हम गैल्वानोमीटर के साथ शंट को कनेक्ट करेंगे। शंट को कनेक्ट करेंगे, इसे हम एमीटर कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? एमीटर कहेंगे। अब इस तरह से कनेक्ट हो गया तो देखो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखो ये फॉर्मूला लिखा है, आई इज इक्वल टू या आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी। अब शंट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? शंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हम कहेंगे पोटेंशियल एट शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट गैल्वेनोमीटर। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। देन हमारा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो शंट का करंट आई एस इंटू रेजिस्टेंस एस इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर का करंट आई जी इंटू जी। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? शंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका? शंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देयरफॉर शंट इज इक्वल टू क्या होगा? आई जी डिवाइडेड बाय आई एस इंटू जी। अब आई एस का वैल्यू यहां हम पुट कर सकते हो, तो एस इज इक्वल टू आई जी इन टर्म्स ऑफ आई माइनस आई जी इंटू जी। ये आ गया फॉर्मूला। इफ I इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ आई जी, अगर जो मेन करंट है वो एन टाइम ऑफ आई जी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? S इज इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाय एन आई जी माइनस आई जी इंटू जी। अब इसमें से आई जी कॉमन आ जाएगा, आई जी एन माइनस वन आई जी इंटू जी, आई जी कट, एंड देयरफॉर शंट इज इक्वल टू जी एन माइनस वन। ये भी एक फॉर्मूला है और शंट का ये भी एक फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है शंट के लिए। ये फॉर्मूले आपको पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, टर्मिनल पोटेंशियल, उसका रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। अब हमें क्या करना है? गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई, इनफाइनाइट होना चाहिए। सो टू वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम वोल्टेज का वैल्यू में वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है और वोल्टेज से हमें प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाते हैं। हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाते हैं। तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में लगा दिया तो ये हमारा यहां से सेम करंट पास करेगा, दोनों में से क्या करेगा? सेम करंट पास करेगा। तो अब हम वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वोल्टेज V इज इक्वल टू आई जी एक्स प्लस आई जी जी। दोनों में से सेम करंट पास कर रहा है, सो V इज इक्वल टू आई जी एक्स प्लस जी, एक्स प्लस जी। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, आई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस जी। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? x का वैल्यू। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? ig को नीचे भेज देंगे, v अपॉन आई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस जी, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय आई जी माइनस जी। ओके, अब v का फॉर्मूला हमें पता है, बट v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आई जी जी। v इज इक्वल टू हम पुट करेंगे, या v इज इक्वल टू हम पुट करेंगे n वी जी। अगर वोल्टेज n टाइम्स ऑफ वी जी है तो x का वैल्यू क्या होगा? n वी जी अपॉन आई जी माइनस जी। ओके, देयरफॉर तो यहां देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा? x n वी जी डिवाइडेड बाय आई जी इंटू माइनस जी। अब यहाँ हम वी जी का फॉर्मूला पुट करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? आई जी इंटू जी अपॉन आई जी।
माइनस जी, तो आई जी कट, x इज इक्वल टू एन जी माइनस जी एंड x इज इक्वल टू एन माइनस वन जी। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, x का फॉर्मूला, ठीक है। देन एमीटर और वोल्ट मीटर में आपको डिफरेंस पूछा जाता है, एमीटर और वोल्ट मीटर। तो शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। शॉर्ट में पॉइंट याद रखने हैं, क्या मेजर करता है, मेजर करंट। ये क्या मेजर करता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देन सेकेंड, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर having zero resistance, zero resistance. Second point, ideal ammeter having infinite resistance, infinite resistance. It is connected in series, connected in series, and it is connected in parallel. बस इतने 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, इतने 3 पॉइंट लिखोगे फिर भी ये इनफ है, 3 मार्क्स के लिए आपको 3 पॉइंट्स इनफ है। इतने ही इजी पॉइंट आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अगर आपको जितने क्वेश्चन आज पढ़ाए उतने ही क्वेश्चन आप करके जाओगे। पढ़ाया मीन्स आपको ट्रिक दिया है या कैसे सॉल्व करना है, बस उतना ही बताया है आपको, ज़्यादा समझाया नहीं है, याद रखो, क्योंकि एंड मोमेंट पे आपको समझने की जरूरत नहीं, इसको इस तरह से करके जाओ, जल्दी जल्दी करके जाओ तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ हमारे 4 चैप्टर फिनिश हो जाते हैं, तो हमारे टोटल 8 चैप्टर हमने फिनिश कर लिए यहाँ। सो ऑलमोस्ट हमने पोर्शन यहाँ कंप्लीट कर लिया है हमारा, ठीक है। तो इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज ऐप पे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं, बाय बाय, सबके लिए ऑल द बेस्ट।